नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार आपको अपने YouTube चैनल लर्नर एग्ज़ाम पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 पर चर्चा कर रहे हैं और इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको राइट टू एजुकेशन एक्ट को लोकसभा में कब पारित किया गया, राज्यसभा में कब पारित किया और राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कब किया और राइट टू एजुकेशन एक्ट को जो है भारत में कब लागू किया गया, इस पर चर्चा किया। और उसमें हम देखेंगे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में कितने धाराएं थी, 38 धाराएं थी, कितने अध्याय, 7 अध्याय थे, एक अनुसूची थी। ठीक है, इस पर भी हमने जो है शार्ट में हम उस पर चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम लोग चलने वाले जो है दोस्त, वो चलने वाले हैं 38 धाराओं पर चलने वाले हैं और उन धाराओं में क्या क्या प्रावधान किया गया है। तो चलते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर राइट टू एजुकेशन एक्ट के जो 38 धाराएं हैं, तो धारा यहाँ पर देखेंगे, धारा राइट टू एजुकेशन एक्ट की 38 धाराएं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की शिक्षा के अधिकार अधिनियम के 38 धाराएं, 38 धारा। इन 38 धाराओं में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, हम लोग उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें देखिएगा 38 धाराओं में धारा 1, पहली धारा को देखिएगा, फर्स्ट धारा यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिएगा धारा 1, ठीक, धारा 1। धारा 1 में क्या वर्णन किया गया है, इस पर देखेंगे। तो यहाँ पर राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में जो है क्या परिचय दिया गया, किसमें, धारा 1 में। अधिनियम का नाम, लागू होने की तारीख, अधिनियम का नाम, अधिनियम का नाम एवं लागू होने की तारीख, लागू होने की तारीख। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि जो 1 अप्रैल 2010 को राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू किया गया है, उसका वर्णन किस धारा में है। तो धारा 1 में जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट की लागू होने की तारीख का वर्णन किया गया है। दूसरा देखेंगे धारा 2, धारा 2। इसमें क्या है, महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या की गई, महत्वपूर्ण शब्दों की क्या की गई है, व्याख्या की गई। महत्वपूर्ण शब्द क्या है, जैसे दोस्त इसमें बालक शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो बालक और बालिका के लिए जो है वो दोनों शब्द है बालक शब्द, और 6 से 14 वर्ष तक के आयु तक के बालक और बालिका को बालक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो महत्वपूर्ण शब्दावलियों का प्रयोग जो है धारा 2 में दिया गया है। आगे चलते हैं, धारा 3 में देखेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिएगा धारा 3, धारा 3 में देखिएगा दोस्त, यहाँ पर जो है 6 से 14 वर्ष के सभी बालक बालिकाओं के लिए, 6 से 14 वर्ष के सभी बालक बालिका के लिए, बालक बालिकाओं के लिए, बालक बालिकाओं के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क से व्यवस्था, क्या है, अनिवार्य एवं निःशुल्क क्या व्यवस्था की गई है। तो देखेंगे शिक्षा उपलब्ध कराना। यहाँ पर बालक बालिकाओं को अनिवार्य नहीं बल्कि बालिकाओं को शिक्षा उपलब्ध कराना, ध्यान दीजिएगा। तो 6 से 14 वर्ष के सभी बालक और बालिकाओं को शिक्षा उपलब्ध कराने का वर्णन किस धारा के अंतर्गत किया गया है। तो धारा नंबर किस में है, 3 में वह वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं, धारा 4 में उम्र देखेंगे क्या है। धारा 4, उम्र के आधार पर क्या है, प्रवेश। यहाँ पर इसको ध्यान दीजिएगा, उम्र के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा, किसको, बालक और बालिका को। ठीक है, अगर उसकी उम्र
1 में पढ़ने की नहीं है, 2 में पढ़ने की नहीं है, ठीक है दोस्त। तो उसको डायरेक्ट जो है कक्षा 3 में उसको क्या कर दिया जाएगा, प्रवेश कर दिया, अर्थात उम्र के आधार पर यहाँ क्या होगा, प्रवेश दिया जाएगा। किस धारा के अनुसार, 4 के आधार, ठीक। अगला देखिएगा धारा 5। धारा 5, देश के किसी भी स्कूल में, देश के किसी भी स्कूल में स्थानांतरण की सुविधा, क्या है, स्थानांतरण की सुविधा किस अनुच्छेद के अनुसार यह दिया गया, तो धारा 5 के अनुसार वह बालक जो है अर्थात अपने देश में किसी भी स्कूल में जा कर के शिक्षा को क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, स्थानांतरण का अधिकार। और टीसी देने से आप मना भी नहीं कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, टीसी देने से आप मना भी नहीं कर सकते। चलिए आगे देखते हैं। धारा 6 देखिएगा। धारा 6 में बालक के घर से देखिए पूछा जा चुका है, बालक के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय, क्या होगा, प्राथमिक विद्यालय एवं 3 किलोमीटर के अंदर उच्च प्राथमिक विद्यालय होगा, उच्च प्राथमिक विद्यालय होगा। किस धारा के अनुसार, धारा 6, ये पूछा जा चुका है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। धारा 7 देखिएगा। धारा 7, केंद्र और राज्य का व्यय अनुपात, केंद्र एवं राज्य का व्यय अनुपात, कितना प्रतिशत खर्च केंद्र सरकार देगी, तो यहाँ पर 65:35 का ध्यान दीजिएगा। व्यय अनुपात का वर्णन धारा 7 में किया गया है और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 का, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जहाँ केंद्र सरकार है, राज्यों के लिए वहाँ जो है 90:10 का व्यय खर्च होगा। और किस धारा के अनुसार, धारा 7 के अनुसार। 8 देखिएगा। धारा 8, समुचित सरकार कर्तव्य, समुचित सरकार कर्तव्य, अर्थात राज्य सरकार का उत्तरदायित्व होगा कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करे। किसके अनुसार, धारा 8 के अनुसार। धारा 9 यहाँ पर देखिएगा। धारा 9 के अनुसार, धारा 9 के अनुसार क्या कहता है, धारा 9 के अनुसार कहता है स्थानीय सरकारों के कर्तव्य दिए गए। स्थानीय सरकार के कर्तव्य किस धारा के अनुसार, ये धारा 9 में दिया गया है कि स्थानीय सरकार का क्या कर्तव्य होगा, और धारा 8 में समुचित सरकार का कर्तव्य क्या होगा। ये जो है 8 और 9 धाराओं में वर्णन किया गया। 10 में, धारा 10 देखिएगा। माता पिता के कर्तव्य, माता पिता के कर्तव्य दिए गए हैं दोस्त इसमें कि हर प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को कहाँ भेजे, विद्यालय भेजे। आगे देखेंगे धारा 11। धारा 11, धारा 11 में देखिएगा दोस्त, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था शिशु केंद्रों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर होगा। शिशु केंद्रों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में ही वर्णित किया गया था, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सका था।
और पुनः इसे 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसे जो है क्या किया गया है, अब लागू कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं धारा 12। धारा 12 में देखिएगा, धारा 12 में क्या है, प्रत्येक विद्यालय में कितनी प्रतिशत सीटें, प्रत्येक स्कूल की 25% सीटें। कह रहा है कि प्रत्येक स्कूल की कितनी 25% सीटें किसके लिए होंगी। धारा 12 के अनुसार कह रहा है कि प्रत्येक विद्यालय की 25% सीटें अपवंचित वर्गों के लिए, आरक्षित वर्गों के लिए होगी। अपवंचित एवं आरक्षित वर्गों के लिए होगा। आरक्षित वर्गों के लिए होगा। अपवंचित एवं आरक्षित वर्गों के लिए कितनी % सीटें होंगी, 25% सीटें जो है अपवंचित वर्ग और आरक्षित वर्ग के लिए होंगी। अब देखेंगे यहाँ पर धारा 13 में क्या दिया गया। धारा 13 के अनुसार, राइट टू एजुकेशन एक्ट धारा 13 के अनुसार कोई प्रवेश परीक्षा नहीं, कोई प्रवेश परीक्षा नहीं, अर्थात कोई एंट्रेंस नहीं होगा बच्चों को विद्यालय में प्रवेश करने के लिए। और पकड़े, यहाँ पर क्या कह रहा है, और पकड़े जाने पर 25,000, पहली बार 25,000। देखिए कह रहा है कि पकड़े जाने पर, अगर आपने लिया तो यहाँ पर कह रहा है कि पकड़े जाने पर पहली बार आपसे कितना 25,000 एवं दूसरी बार 50,000 की दर से वसूल किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हर बार जुर्माना जो है इतना क्या लगाया जाएगा, जुर्माना वसूल किया जाएगा। ये जुर्माना आपको देना पड़ेगा अगर आपने प्रवेश लिया है या बच्चों से फीस लिया है, ठीक है, तो आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। आगे क्या कह रहा है, धारा 14। धारा 14 क्या कह रहा है, उम्र प्रमाण पत्र के ना होने पर, उम्र प्रमाण पत्र के ना होने पर, कह रहा है कि उम्र प्रमाण, डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि के ना होने पर भी क्या लेना पड़ेगा, प्रवेश। आपको मना नहीं कर सकते हैं। अगर उसका डेट ऑफ बर्थ नहीं है, उम्र प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया, नहीं बन पाया है, तो ऐसे में आपको मना नहीं करना, आपको एडमिशन करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोगों ने 14 धारा 15 यहाँ देखिएगा, धारा 15 के अनुसार, यहाँ पर धारा 15 के अनुसार क्या कह रहा है कि यहाँ पर निर्धारित अवधि के बाद भी प्रवेश लेना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर निर्धारित अवधि, ठीक है, अगर ये अप्रैल मई में नहीं एडमिशन लेता है तो जुलाई अगस्त सितंबर तक आपको एडमिशन, निर्धारित अवधि के बाद प्रवेश, अर्थात विद्यालय में जो निर्धारित समय है, यदि उसके समय के अंदर वो विद्यालय में नहीं प्रवेश लेता है तो उसके बाद भी आपको क्या लेना पड़ेगा, प्रवेश। जुलाई अगस्त सितंबर के बाद अक्टूबर में भी प्रवेश लेना पड़ेगा। कह रहा जुलाई सितंबर अक्टूबर के बाद, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीना देखिएगा यहाँ पर, जुलाई अगस्त सितंबर के बाद भी अक्टूबर में भी आपको प्रवेश लेना होगा। देख रहे हैं कितनी सुविधाएं राइट टू एजुकेशन एक्ट के अनुसार बालक को दी गई हैं। धारा 16 ये इम्पॉर्टेंट है। धारा 16 में क्या है, अवरोध एवं निष्कासन पर रोक लगाया गया। अवरोध एवं निष्कासन पर क्या लगाया गया है दोस्त, रोक लगाया गया है। धारा 16 को देखिएगा,
धारा 17 के अनुसार, धारा 17 में देखिएगा क्या है, शारीरिक और मानसिक दंड नहीं दे सकते। शारीरिक, ये पूछा जा चुका, शारीरिक एवं मानसिक दंड नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता है। किस धारा के अनुसार? 17 के अनुसार। ठीक है दोस्त, 17 के अनुसार आप किसी भी बालक को दंड नहीं दे सकते। धारा 18 देखिएगा क्या कह रहा। धारा 18, बिना मान्यता के, बिना मान्यता के स्कूल नहीं चलाया जा सकता। बिना मान्यता के स्कूल नहीं चलाया जा सकता, स्कूल नहीं चलाया जा सकता है। यदि आप चलाते हैं पकड़े जाने पर, यदि आप चलाते हैं, यदि आप चलाते हैं, यदि आप चलाते हैं और यदि पकड़े जाते हैं, पकड़े जाने पर, पकड़े जाने पर जुर्माना क्या लगेगा उसको देखिएगा। पकड़े जाने पर 10,000 रुपये तथा बाद में प्रतिदिन के हिसाब से 10,000 रुपये जुर्माना होगा। 10,000 रुपये, 10,000, ठीक है, 10,000 रुपये की दर से जुर्माना वसूल किया जाएगा। देखिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, बिना मान्यता के स्कूल नहीं चलाया जाएगा या नहीं चलाया जा सकता। यदि आप पकड़े जाते हैं बगैर मान्यता के तो 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा तथा बाद में प्रतिदिन के हिसाब से, तथा बाद में प्रतिदिन के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से 10,000 रुपये वसूल किए जाएंगे या जुर्माना भरना पड़ेगा। किस अनुच्छेद के अनुसार? धारा 18 के अनुसार। 19 देखिएगा, विद्यालयों के, यहाँ पर विद्यालयों के मान एवं मानदंड किसमें हैं? विद्यालयों के मान एवं मानदंड, मानदंड इसके अंतर्गत थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। विद्यालय का मानक क्या है? कितना क्षेत्रफल होना चाहिए, कितने हेक्टेयर में होना चाहिए, कमरे की लंबाई कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, ठीक है, कितने स्टूडेंट पर कितने कमरे होने चाहिए, ठीक है, ब्लैक बोर्ड की दिशा कितनी होनी चाहिए, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, शिक्षक देखेंगे कितने हो, सारे मानक इसमें तय किए गए हैं। विद्यालयों के मान एवं मानदंड निर्धारित 19 में। 20 में देखिएगा, धारा 20, धारा 20, अनुसूची में संशोधन का अधिकार, अनुसूची में संशोधन का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होगा। अधिकार केवल किसको दिया गया? केवल केंद्र सरकार को होगा। किसके अनुसार? धारा 20 के अनुसार। अब देखिएगा धारा 21 क्या कहते? विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन, विद्यालय प्रबंधन समिति SMC, इस विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किसमें है? धारा 21 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति, जिसमें आधी संख्या महिला, कुल संख्या का 3/4 अभिभावक होंगे, जिसमें आधी संख्या महिला की होगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आधी संख्या किसकी होगी? इसमें ये पूछा है, आधी संख्या महिला की होगी इसमें, किसमें? अभिभावकों में, ठीक है। धारा 22 देखिएगा, धारा 22 ये क्या कहती है? कह रहा है कि धारा 22 में SMC का कार्य विद्यालय विकास योजना, SMC का कार्य, ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का क्या क्या कार्य है इसका वर्णन जो है, और विकास योजना तैयार करना, कार्य एवं विकास योजना तैयार करना, विकास योजना क्या करना है दोस्त? तैयार करना है। यहाँ तक समझ में आया? धारा 22। अगला देखिएगा 23 क्या कह रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जा चुकी है। धारा 23, राइट टू एजुकेशन एक्ट की धारा 23 के अनुसार
शिक्षकों की योग्यता, शिक्षकों की योग्यता, वेतन, सेवा शर्तें, सेवा शर्तें। तो शिक्षकों की योग्यता, वेतन, सेवा शर्तों का वर्णन किस में किया गया है? धारा 23 में। और देख लीजिएगा शिक्षकों की योग्यता, वेतन, टेट सीटेट सेवा शर्तों का वर्णन, ये भी देखिएगा, टेट टी टेट एवं सीटेट का भी वर्णन किस में किया गया है? धारा 23 के अनुसार, जो अनिवार्य बनाया गया है 2011 में दोस्त, इसी धारा के अनुसार ध्यान दीजिएगा, ठीक है। टेट और सीटेट सेवा शर्तों का वर्णन भी धारा 23 में किया गया। 24 में देखिएगा शिक्षकों के कर्तव्य हैं, शिक्षकों के कर्तव्य, धारा 24 में क्या वर्णन किया गया? शिक्षकों के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, ठीक। शिक्षक का कर्तव्य क्या है दोस्त? ठीक है, शिक्षक का कर्तव्य क्या है? विद्यालय के प्रति, बच्चों के प्रति, शिक्षा के प्रति, समाज के प्रति, इसका वर्णन जो है किसमें? धारा 24 में किया गया। आगे चलते हैं 25 में, देखिएगा धारा 25, ये इम्पोर्टेंट है। धारा 25 में शिक्षक छात्र अनुपात का वर्णन किया गया है दोस्त, और इसी के तहत जो है यहाँ पर 1:30 प्राथमिक स्तर पर और 1:35 उच्च प्राथमिक स्तर पर निर्धारित किया गया। आगे चलते हैं, हाँ ये सामान्य है। आगे चलेंगे 26, धारा 26 देखिए, धारा 26 ये देखिएगा, कह रहा है कि प्रत्येक विद्यालय में 10% से अधिक निर्धारित सीटों से 10% से अधिक शिक्षकों की सीटें खाली नहीं होंगी। शिक्षकों की जो सीटें हैं वो खाली नहीं होंगी, सीटें खाली नहीं रहनी चाहिए, खाली नहीं रहनी चाहिए। अर्थात कह रहा है कि प्रत्येक विद्यालय में जो है निर्धारित कुल शिक्षकों की संख्या का 10% से ज़्यादा पद खाली नहीं रखा जा सकता। धारा 27 चुनाव जनगणना, यहाँ पर देखिएगा ये भी बहुत महत्वपूर्ण। धारा 27 कहाँ पर लगाया जाएगा? चुनाव जनगणना, आपदा राहत शिक्षकों को कहाँ लगाया जाएगा? ये किस धारा में? धारा 27 में। चुनाव जनगणना आपदा राहत कार्य के अलावा शिक्षकों को अन्य और किसी कार्य में नहीं लगाया जाएगा, अर्थात और शिक्षण कार्य एवं शिक्षण कार्य के अलावा और किसी भी कार्य में इनको नहीं लगाया जाएगा। आगे चलते हैं, अगला देखिएगा, हाँ 28 में देखिएगा सरकारी शिक्षकों का प्राइवेट ट्यूशन। धारा 28 के अनुसार सरकारी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। किसके अनुसार? 28 के अनुसार, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिएगा, कह रहा है कि धारा 29 पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन नियम है। धारा 29 पाठ्यक्रम एवं नियम है। इसमें क्या क्या पाठ्यक्रम होगा, क्या नियम होगा। और धारा 30 देखिएगा, धारा 30 28, 29, 30। धारा 30 देखिएगा, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने की पूर्णता प्रमाण पत्र। शिक्षा पूर्ण होने पर प्रमाण पत्र देना होगा। क्या देना होगा? प्रमाण पत्र। अब देखिएगा धारा 31 के अनुसार क्या है? बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा एवं बाल अधिकार संरक्षण। बाल अधिकार संरक्षण, ध्यान दीजिएगा, बाल अधिकार संरक्षण। अर्थात जो बालकों के अधिकार है उसको आपको क्या करना पड़ेगा? उसका हनन नहीं करना पड़ेगा। 32 के अनुसार देखेंगे,
बालक से जुड़ी किसी भी समस्या को अभिभावकों से लिखित शिकायत मिलने पर 3 माह के अंदर निपटाना होगा। अभिभावकों से लिखित क्या, अभिभावकों से लिखित जो भी होगा उनका एक प्रकार से लिखित शिकायत, लिखित क्या, शिकायत 3 माह के अंदर, 3 माह के अंदर क्या करना पड़ेगा दोस्त, निपटाना पड़ेगा। ठीक है, निपटाना पड़ेगा, 3 माह के अंदर उसकी सुनवाई करके और न्याय करना पड़ेगा। धारा 33 देखिएगा, कह रहा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। किस धारा के अनुसार राष्ट्रीय सलाहकार परिषद होगा? धारा यहाँ देखिएगा 34 अब चल रहा है हम लोग। 34 क्या कह रहा है? कह रहा है राज्य सरकार परिषद, यहाँ पर राज्य सरकार परिषद, राज्य सरकार परिषद का गठन किया जाए जो राज्य स्तर पर देखभाल करती है। 35वां देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है, अधिनियम को लागू करने के दिशा निर्देश सरकार को जारी रहेगा। कह रहा है कि अधिनियम को लागू करने के दिशा निर्देश सरकार द्वारा जारी होते रहेंगे। अधिनियम को लागू होने से सरकार समय समय पर सूचित करती रहेगी। क्या क्या चेंजिंग होंगे, सूचित करना, ये सरकार समय समय पर जो है सूचित करती रहेगी। धारा 36 देखिएगा, 36 में जुर्माना लगाने से पहले सक्षम अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। जुर्माना लगाने से पूर्व सक्षम अधिकारी की क्या करना पड़ेगा दोस्त, सक्षम अधिकारी जांच करने के लिए, जुर्माना लगाने सक्षम अधिकारी की क्या करनी पड़ेगी, नियुक्ति। वो जांच करेगा, इसके बाद जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट जुर्माना नहीं होगा, सही है कि गलत है, उसका जांच परख किया जाएगा। अगला देखिएगा धारा 37 क्या है, समुचित सरकार स्थानीय सरकार सलाहकार परिषद के सदस्य, बाल संरक्षण के आयोगों का सदस्य तथा सक्षम अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा। कह रहा है कि बाल संरक्षण के तहत इसमें 3 अधिकारी हैं, उनके खिलाफ बाल संरक्षण के तहत कौन कौन से हैं उसको देखिएगा। समुचित सरकार, स्थानीय सरकार, समुचित सरकार, स्थानीय सरकार, समुचित सरकार, स्थानीय सरकार एवं एक पक्ष और देख लीजिएगा इसको, सलाहकार परिषद के सदस्यों, जो सलाहकार परिषद के सदस्यों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। यही चीज़ ध्यान दीजिएगा, कोई सलाहकार परिषद के सदस्य के खिलाफ मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा, कोई मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ है। और धारा 38 अंतिम धारा देखिएगा, यहाँ पर धारा 38 क्या कह रहा है, धारा 38 समुचित सरकारों के संशोधन के अधिकार, समुचित सरकारों के संशोधन के अधिकार दिए गए हैं। किसमें? धारा 38 में। ठीक है दोस्त, तो देखेंगे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है दोस्त। ठीक है, और इसमें हम बहुत ज़्यादा लेक्चर भी नहीं दे पाए क्योंकि इतना ज़्यादा तथ्य था इसमें। तो इस तथ्यों से भी पिछले विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये पूछा जा चुका है किस धारा के अनुसार जो है शिक्षकों का वेतन, योग्यता, ये सब तय किया गया। तो धारा 23 पूछा जा चुका है, दंड नहीं दे सकते हैं, ये भी पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्त, नमस्कार।